नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में दिवाली के मौके पर खूब आतिशबाजी हुई, जिसके बाद वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। और वहीं बड़ी बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और हालांकि आज दिल्ली वासियों को कुछ प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि आज 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का आसार हैं। और वहीं आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. जेनामनी ने बताया कि दिवाली के मौके से और स्मोक देखने को मिला और उसके पीछे का मुख्य कारण पटाखा और पराली, और इसके साथ ही अभी हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा रहा। लेकिन आज से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं, जिसके बाद प्रदूषण में कमी देखने को मिली और 4 से 5 दिन बाद से हवा में प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि उसको लेकर भारतीय मौसम विभाग ने किसी भी तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं की है। और ठंड ज़्यादा होना प्रदूषण को बढ़ाने का कारण नहीं होता। और अभी प्रदूषण इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी पराली जलाई जा रही और दिवाली पर पटाखे चलाए गए और साथ ही हवा भी बिल्कुल नहीं चली। लेकिन ये सब नवंबर तक रहेगा और उसके बाद प्रदूषण ठीक हो जाएगा। और वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और इसके पीछे 2 कारण। एक, तेजी से पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं और वहीं 3500 जगहों पर पराली जलाने की घटना हो रही है। और कुछ लोगों ने दीपावली पर जानबूझकर पटाखे जलाए, जिसके कारण भी AQI स्तर बढ़ा है। और बीजेपी ने इसलिए पटाखे जलवाए कि ग्रीन पटाखे नहीं थे। और बीजेपी ने गोपाल राय पर पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार वायु प्रदूषण को काबू करने में नाकाम रही। और वहीं बीजेपी IT विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि राय दिल्ली में खतरनाक वायु गुणवत्ता की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अच्छा दिखाने की कोशिश करें। और वहीं उन्होंने आगे ट्वीट किया कि पटाखे जलाए जाने से पहले ही दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। और वहीं उन्होंने सुझाव दे रहे लोग अरविंद केजरीवाल को अच्छा दिखाने का प्रयास करें और जिन्होंने दिल्ली वालों को पटाखे जलाने से रोकने के लिए एक द्वेषपूर्ण अभियान चलाया था। और वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। हालांकि नए मामलों में कुछ गिरावट देखने को मिली और वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,923 नए मामले सामने आए। और वहीं आपको बता दें कि कल 392 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब तक मरने वाले लोगों की संख्या 4,60,265 होगी। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 12,509 लोग ठीक भी हुए और देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,46,950 है। और देश में अब तक 3,37,37,468 लोग ठीक हो चुके हैं। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कल कोरोना की 20,75,942 डोज दी गई, जिसके बाद देश में अब तक 107,92,19,546 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और वहीं देश के एकमात्र और अनूठे रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर का मुंबई में उद्घाटन किया गया। और ये रूफटॉप थिएटर मुंबई के BKC स्थित जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल की खुली छत पर स्थित है। और वहीं आपको बता दें कि इस अनूठे थिएटर के खास मौके पर रोहित शेट्टी मौजूद थे और उनकी विशेष मौजूदगी में इस थिएटर को लॉन्च किया गया। और उल्लेखनीय है कि आपको बता दें कि रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और शुक्रवार को देश भर में रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी ऐसी पहली फिल्म बन गई जिसे मुंबई स्थित इस रूफ टॉप थिएटर में प्रदर्शित किया गया। और इस खास मौके पर मौजूद रोहित शेट्टी ने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि जब भी देश के पहले रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर की बात की जाएगी तो हमेशा इस बात का भी जिक्र किया जाएगा कि उनकी बनाई फिल्म सूर्यवंशी यहाँ रिलीज की गई थी। और रोहित ने देश भर में रिलीज के पहले दिन ही सूर्यवंशी को मिल रहे दर्शकों के अच्छे प्रतिसाद पर अपनी खुशी जाहिर की।
और कहा कि उनकी मेहनत और फिल्म को सबसे पहले सिनेमाघरों में रिलीज करने का इंतजार रंग लाया और रोहित ने सालों पहले उसी जगह पर मुंबई के एकमात्र ओपन एयर थिएटर ड्राइव इन में अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस देखने के अनुभव को लोगों के साथ साझा भी किया था। और वहीं उन्होंने कहा कि उसी जगह पर बने देश के पहले रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर में उनकी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज किया गया और उसके बाद लोगों में खुशी की बात है। और देश के इस पहले रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर की खासियत है कि यहाँ पर एक साथ 290 कार पार्क की जा सकेंगी, जिसमें बैठे बैठे दर्शक फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे। और वहीं प्रत्येक कार में अधिकतम 4 लोगों को बैठने की इजाज़त होगी और प्रत्येक कार मालिक को फिल्म देखने के लिए कम से कम 1200 रुपये चुकाने होंगे। और यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए फिल्म के दौरान खाने पीने का भी विशेष इंतजाम रहेगा। और वहीं बिहार के गोपालगंज जिले के महमदपुर कथित जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 40 से ज़्यादा हो गई और इनमें से 60 शवों का ही पुलिस पोस्टमार्टम करा सके। और वहीं 10 लोग अभी भी बीमार हैं, जिनमें से 3 लोगों का पटना पीएमसीएच और मोतिहारी में इलाज चल रहा है और बाकी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और वहीं डीएम ने कहा कि मौत होने के बाद इलाके में शराब के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से शराब बरामद किए गए। और मृतकों में छपरा के मसरक थाने के रसोली गांव के छोटे लाल सोनी के अलावा महमदपुर गांव के 5, मंगोलपुर गांव के 5 और हकाम गांव के 2, कुश गांव के 1 और वहीं आपको बता दें कि 2 बलरा और हसनपुर गांव के 1 और झजवा गांव का 1 मृतक शामिल है। और इस मामले में महमदपुर के थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। उसके बाद 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। और जेल भेजे गए धंधेबाजों में महमदपुर के छोटे लाल शाह, राम प्रवेश शाह और जितेंद्र शाह शामिल है और इन पर शराब बिकवाने और सेवन करने से मौत का आरोप है। और वहीं बैंकुटपुर थाने के बहरामपुर के रहने वाले शराब माफिया मिथिलेश राय, रामायण राय, श्यामदेव राय अभी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी करी। और पुलिस की जांच में सामने आया कि शराब की खेप बैंकुटपुर से पहुंची थी और एसपी आनंद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच की और जांच के बाद थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार और महमदपुर के चौकीदार रंजीत कुमार को निलंबित भी कर दिया गया। और वहीं शुक्रवार को कार्रवाई के बाद महमदपुर थानाध्यक्ष का प्रभार जेएसआई राजेश कुमार को सौंपा गया। और वहीं एसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही। और इधर गोपालगंज के डीएम ने कहा कि महमदपुर के थानाध्यक्ष और चौकीदार को निलंबित कर दिया गया और शराब के धंधे में लिप्त 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और इनमें 3 धंधेबाजों को शुक्रवार को जेल भेजा गया। और वहीं फरार अन्य धंधेबाजों की गिरफ्तारी करने का भी निर्देश दिया गया। और उन्होंने कहा कि पुलिस से जो रिपोर्ट मिली है उनमें अब तक 40 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और बाकी की जांच चल रही है। वहीं एनसीबी ने शुक्रवार को आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग्स केस समेत 6 मामलों की जांच समीर वानखेड़े से ले ली है और इन मामले की जांच एजेंसी ने दिल्ली स्थित अपनी संचालन इकाई में स्थानांतरित कर दी है। और एनसीबी मुख्यालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह की टीम इसकी जांच करेगी और ये टीम शनिवार को मुंबई पहुंचेगी और जांच का जिम्मा संभालेंगे। और वहीं आपको बता दें कि एनसीबी के संचालन इकाई का पूरा देश में क्षेत्र अधिकार होता है और वो वर्तमान में इसका नेतृत्व डीडीजी संजय कुमार सिंह कर रहे हैं। और संजय सिंह 1996 बैच के उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी। और वहीं अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली एनसीबी संचालन इकाई की एक टीम मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में डेरा डालेगी। और वहीं एनसीबी के उप महानिदेशक मुथा अशोक जैन ने बताया कि कार्रवाई प्रशासनिक आधार पर की गई और इन 6 मामलों के व्यापक और अंतर्राज्यीय प्रभाव है, इसलिए उन्हें दिल्ली में संचालन इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया और कई व्यक्तिगत और सेवा संबंधी आरोपों का सामना कर रहे वानखेड़े क्षेत्रीय निदेशक बने रहेंगे। और एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य को 2-3 अक्टूबर के दरमियान रात को क्रूज मामले में गिरफ्तार किया था और आर्यन 30 अक्टूबर को जेल से रिहा हुए थे। और वानखेड़े मामले में एक स्वतंत्र गवाह द्वारा जबरन वसूली के प्रयास का दावा करने के बाद विभागीय सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सदस्यता अभियान समिति का गठन किया है और ये समिति पार्टी में दूसरे दलों से आने वालों और नए सदस्यों को सदस्यता दिलाने में संगठन की मदद करेगी। और वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने शुक्रवार को बताया कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इस समिति का अध्यक्ष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को सदस्य नियुक्त किया। और वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के एक मजबूत ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि हाल ही में मिशन यूपी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ का दौरा किया था और इस दौरान अमित शाह ने लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और इसके साथ उन्होंने प्रचार गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यूपी में बीजेपी के फिलहाल 2.5 करोड़ सदस्य जिन्हें 4 करोड़ को पार करने का लक्ष्य रखा गया। और वहीं अपने लखनऊ दौरे के दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि यूपी में बाढ़ आई और कोरोना आया, अखिलेश यादव कहां थे और अखिलेश ने बस अपनी जाति के लिए काम किया और 2022 के चुनाव का श्री गणेश हुआ है। और अमित शाह ने सवाल पूछते हुए कहा था कि अखिलेश बताएं कि वो 5 साल में कितने दिन विदेश में रहे। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान वापस दिलाने का काम किया और बीजेपी ने सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती हैं वो परिवार के लिए नहीं होती, सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए होती है। और उन्होंने आगे कहा था कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनाने की दिशा में काम किया है। कई राज्यों में कोयला का भंडार घटना के कारण से ऊर्जा संकट के बीच राजस्थान सरकार ने छत्तीसगढ़ से राज्य में अपने 2 कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने को कहा है और ताकि बिजली उत्पादन में मदद मिल सके। और इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले महीने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा था और गहलोत पत्र में बघेल से 2015 में उनके राज्य को आवंटित 2 कोयला ब्लॉकों के विकास में बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया गया था। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में सितंबर और अक्टूबर में बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक कम होने के बाद कई घंटों की बिजली कटौती देखी गई थी। और वहीं 2015 में केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में 3 कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही उत्पादन शुरू करने में सक्षम है और अन्य 2 ब्लॉक देरी में फंसे। और वहीं आरवीए यूएनएल परसा ईस्ट और कांता बंसल ब्लॉक से 15 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है और अन्य परसा और कांटे एक्सटेंशन ब्लॉकों के खुलने से उत्पादन दुगना हो जाएगा। वहीं गहलोत ने पत्र में कहा कि परसा कोयला ब्लॉक में प्रति वर्ष 50 लाख टन कोयले का उत्पादन करने की क्षमता और इसी तरह कांटे एक्सटेंशन सालाना 90 लाख टन अतिरिक्त दे सकता है। और उन्होंने परसा और कांटे एक्सटेंशन ब्लॉक के लिए आवश्यक मंजूरी के लिए बघेल के हस्तक्षेप की मांग की। और वहीं वन मंजूरी के चरण 2 के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार को परसा ब्लॉक का जैव विविधता मूल्यांकन अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा था। और उन्होंने लिखा कि अध्ययन छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा प्राप्त किया गया, लेकिन ये यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। और कांटे एक्सटेंशन प्रखंड के लिए सरगुजा के जिला अधिकारी ने पर्यावरण मंजूरी के लिए जरूरी जन सुनवाई को 2 बार टाल दिया। वहीं गहलोत ने बघेल से आग्रह किया और वहीं यूपी और 6 अन्य राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और सामयिक मुद्दे 7 नवंबर को होने वाली भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे। और पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। और जेपी नड्डा के पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक होगी। और बीजेपी ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को भेजे पत्र में कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी प्रदेश अध्यक्ष, राज्य महासचिव और उस संबंधित राज्य के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अपने अपने राज्य पार्टी कार्यालयों से डिजिटल रूप से बैठक में भाग लेंगे। और राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के नेता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य
वो 7 नवंबर को यहां एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्रत्यक्ष रूप से बैठक में भाग लेंगे और इसमें कहा गया है कि एजेंडा में आगामी विधानसभा चुनावों और अन्य सामयिक मुद्दों पर चर्चा शामिल है और 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022 में प्रस्तावित है और 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे और जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव साल के अंत में होंगे और पंजाब को छोड़कर इन सभी राज्यों में बीजेपी सत्ता में और एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नड्डा के अध्यक्षीय भाषण से शुरू होगी और पीएम मोदी के समापन भाषण के साथ समाप्त होगी।